गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 21 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 21 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि ये बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को दुनिया भर के अंदर बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदेशों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित घोषित किया है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की जीके पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 12 रुपये में, 6 महीने की 32 रुपये में और 1 साल की आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। सिर्फ एक ही पीडीएफ में इन्हें आप दोहरा पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। प्रदेश में बिना डॉक्टर के रेफ़र किए सीधे सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने पर कितनी फ़ीस ली जाएगी? तो ये फ़ीस ली जाएगी 250 से 1600 रुपये। अब बिना डॉक्टर के रेफ़र किए सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचकर कोरोना जांच कराने वालों से फ़ीस वसूली जाएगी। फ़ीस उन्हीं से ली जाएगी जिन्हें मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं है और विदेश या दूसरे राज्यों में यात्रा के लिए, नौकरी पर जाने के लिए या शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने जैसे अन्य कार्यों के लिए जांच करा रहे हैं। ऐसे लोगों से अब 250 रुपये से 1600 रुपये तक जांच का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन मरीजों से फ़ीस तब नहीं ली जाएगी जब मरीजों को अपने करीबी अस्पताल के डॉक्टर से जांच के लिए रेफ़र किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने पत्र भी जारी किया है। नॉन मेडिकल कारणों से जांच कराने वालों के लिए अलग विंडो की व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में जांच इलाज के लिए तय रेट अब हरियाणा के रहने वालों के लिए ही रहेंगे। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों से प्राइवेट अस्पताल अपने स्तर पर चार्ज वसूल कर सकते हैं। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पड़ोसी राज्यों के लोग हरियाणा के अस्पतालों में भर्ती होने से यहाँ के लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि काफ़ी संख्या में सामान्य लोग जांच कराने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए यह चार्ज तय किया गया है। राज्य में अब तक 16 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जांच के लिए 28,214 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद है प्रदेश में खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है। इस योजना का संचालन सभी पूर्व चैंपियनशिप के माध्यम से किया जाएगा। डीसी सुजान सिंह ने कहा है कि प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए 30 सितंबर तक डीएसओ कार्यालय में आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि योजना में 14 ओलंपिक खेल शामिल किए गए हैं। खेलो इंडिया लघु केंद्र को भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तथा चयनित खेलो इंडिया लघु केंद्र को एक मुश्त 5 लाख रुपए की राशि खेल मैदान के रखरखाव, खेल उपकरण व खेल किट के लिए दी जाएगी। कोई भी संस्था जिसने पिछले 5 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया हो या कोई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पूर्व चैंपियनशिप खिलाड़ी इस योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जन्म लेने के बाद किसानों को पता लग जाएगा कि गाय और भैंसे का बछड़ा दुधारू होगा या नहीं। इसके लिए किस संस्था के द्वारा चिप विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और करनाल के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर यह चिप विकसित की है। अब जन्म लेने के तुरंत बाद ही किसानों को पता लग जाएगा कि गाय और भैंस का पैदा हुआ बछड़ा या फिर बछड़ी हष्ट पुष्ट होगा या फिर दुधारू होगा या फिर नहीं होगा। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद व करनाल के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच के लिए विशेष प्रकार की चिप तैयार की है। जन्म लेने के 1 से 2 दिन के भीतर ही बच्चे के दुधारू या फिर हष्ट पुष्ट होने का पता लगाया जा सकेगा।
हालांकि वैज्ञानिक अभी चिप पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही चिप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दरअसल शनिवार को हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग पशु अनुसंधान के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार रावत और राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस दहिया, क्लोनिंग प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह यादव ने दोनों पदाधिकारियों को संस्थान में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया है। इसके बाद है रेलवे द्वारा अपने कर्मियों को डिजिटली पास सुविधा देने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके चलते बीकानेर डिवीज़न के रेल कर्मियों को भी डिजिटली पास एवं सुविधा टिकट ऑर्डर का लाभ मिल सकेगा। वे घर बैठकर IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को भी मासिक और तिमाही पास ऑनलाइन देने की तैयारी कर ली है। जल्द ही ऑनलाइन पास भी यात्रियों को घर बैठे ही मिल सकेंगे। अभी तक रेल कर्मचारियों को रिजर्वेशन करवाने के लिए पेपर वाले रेलवे पास से काउंटर पर जाकर टिकट बुक कराना पड़ता था। अब ई पास और EPTO लागू होने से पूरी व्यवस्था पेपरलेस हो जाएगी। रेल अधिकारी और कर्मचारी आम लोगों की तरह घर बैठे रेल टिकट का आरक्षण करा सकेंगे। इससे पारदर्शिता भी आ सकेगी। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया है। बीकानेर डिवीज़न के CPRO अभय कुमार शर्मा का कहना है कि कोरोना से बचाव के मद्देनज़र रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल वर्तमान में राजपत्र अधिकारियों को 1 साल में 6 और सेवानिवृत्त होने पर 3 रेल पास मिलते हैं। इस पास के जरिए वह एवं उनके आश्रित मुफ्त रेल सफ़र कर सकते हैं। गैर राजपत्री कर्मचारियों को साल में 3 व सेवानिवृत्त होने पर 2 पास दिए जाते हैं। रेल कर्मियों को 4 PTO यानी कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी मिलता है। PTO से सफ़र करने के लिए उन्हें 1/3 किराया देना होता है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने कुंबा करकड़ा सड़क मार्ग का शिलान्यास किया है। तो ये किया है अनूप धानक ने। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है अनूप धानक। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने हिसार जिले में कुंबा करकड़ा सड़क मार्ग का शिलान्यास किया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला यह सड़क मार्ग 5.10 किलोमीटर लंबा है। इस सड़क मार्ग के निर्माण पर 1,75,00,000 रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा राज्य मंत्री ने गांव कुंभाखेड़ा में ही रंगापाना चौपाल का उद्घाटन भी किया है। तो यहाँ पर बात हो रही है अनूप धानक की, तो हम देख लेते हैं। ये उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और इनके पास आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम विभाग है। इसके अलावा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग है। ये 2 विभाग हैं। इन्होंने कहा है कि सरकार गांव की मूलभूत सुविधाओं तथा सामूहिक विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध करवा रही है। गांव के विकास कार्यों के लिए कहीं पर भी धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत हरियाणा के हर गांव में रोजाना 30 GB डाटा फ्री दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा ई-चौपाल योजना के तहत। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं को घर बैठे ही लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह सब किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ई-चौपाल योजना के तहत प्रदेश के हर गांव के सरकारी भवनों में वायरलेस वाईफाई सिस्टम लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत सबसे अधिक प्राथमिकता सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, सरपंच आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राशन डिपो, पशु अस्पताल और डाकघर को दी गई है। गाँव में दी जाने वाली यह सुविधा 1 साल के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगी। इंटरनेट की स्पीड भी 10 MBPS प्रति सेकंड की यहाँ पर दी जाएगी। 1 साल बाद संबंधित कार्यालय को इसके लिए शुल्क देना होगा। सरकारी कार्यालयों में सुविधा सही तरीके से लागू होने के बाद ई-चौपाल कार्यक्रम के तहत गाँव में प्राइवेट कनेक्शन भी इंटरनेट के दिए जाएंगे। इसके तहत लोगों को कम खर्च पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
किस जिले की जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है कुरुक्षेत्र की पंचायत को। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में कुरुक्षेत्र की जिला परिषद देश में पहले नंबर पर रही है। कुरुक्षेत्र जिप ने सरकार की ओर से अब तक मिले 28 करोड़ रुपए के बजट में से 26 करोड़ रुपए को खर्च कर दिया है। जिप को इस राष्ट्रीय अवार्ड के साथ विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि भी मिली है। जिला में 419 गाँव और 394 पंचायतें हैं। इन सभी में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए गए हैं। इन्हीं विकास कार्यों के बल पर कुरुक्षेत्र की जिप को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के लिए उन्होंने साल 2018 में ऑनलाइन आवेदन भी किया था। जिला परिषद को शिवधाम की सुंदरी गली, नाले, चौपाल, सब हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत, नए बस क्यू शेल्टर बनवाना, स्वच्छता से संबंधित किए गए कार्य, स्कूलों में शौचालय बनवाना, ओपन जिम बनाकर आमजन को फिट इंडिया मुहिम से जोड़ने के लिए किए गए कार्यों की बदौलत ही यह अवार्ड दिया गया है। कुरुक्षेत्र को साल 2011 से लेकर 2014 तक पहले भी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है फरीदाबाद ज़िले में। इसमें ओल्ड फरीदाबाद की सिविल डिस्पेंसरी को अपग्रेड कर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाना और ओल्ड फरीदाबाद के प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर अपग्रेड करना भी शामिल है। इन दोनों योजनाओं के लिए 99.76 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें वार्ड संख्या 37 बनियावड़ा और कुम्हारवाड़ा की सिवाइन पर 86.43 लाख और वार्ड संख्या 36 के अंतर्गत सीही गेट रोड के डिस्पोजल सेक्टर 3 तीगांव रोड की सीवर लाइन के लिए कार्य पर 86.6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार मिल्क प्लांट रोड के आहिरवाड़ा, राजवाड़ा, वाल्मीकि बस्ती, बनियावाड़ा, कुम्हारवाड़ा और तीगांव रोड की सीवर लाइन पर 99.59 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वार्ड नंबर 33 में सेक्टर 11 मार्केट की पार्किंग को चौड़ा करने में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के लिए 98.84 लाख रुपए तथा वार्ड 37 में विभिन्न सड़कों पर रेडी मिक्स कंक्रीट कार्य के लिए 95.65 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेट कोरोना मरीजों पर नज़र रखने का फैसला किया है। हरियाणा में कितने प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में फ़िलहाल हैं? तो ये हैं 60 से 70% लोग। प्रदेश में मौजूदा समय में 21,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 60 से 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं। अधिकतर संक्रमितों के पास घर में अलग कमरा या फिर शौचालय और देखभाल के लिए अलग से व्यक्ति नहीं होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। अब जिला स्तरीय होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग टीम घरों में जाकर देखेगी कि कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी उच्च स्तरीय टीम इसकी निगरानी करेगी। मरीज की नब्ज, तापमान, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन के स्तर की जांच के साथ ही टीम देखेगी कि कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जांच के बाद टीम तय करेगी कि मरीज को घर में रखा जाए या फिर अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए। यह टीम मरीजों को केवल इम्यूनिटी बूस्टर, आयुष मेडिसिन, सादे पैरासीटामोल और अन्य दवाएं देगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से कितने प्रतिशत उन लोगों की मौतें हुई हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे? तो ये हुई है 69% लोगों की। स्वास्थ्य विभाग ने 93,641 केसों तक हुई 975 मौतों का सोशल ऑडिट किया है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 25 से 34 साल के 38 युवा मौत का शिकार हुए हैं। 276 ऐसे लोगों की जान भी कोरोना से गई है जिनको किसी तरह की बीमारी नहीं थी।
पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं वो 673 हैं, जो कि कोरोना से जंग हार चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अलग अलग बीमारी से पीड़ित लोगों की, तो मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो मरे हैं 12%, और यहाँ पर हाइपर टेंशन रोगी जो हैं वो फ़िलहाल अभी तक उनकी मौत हुई है 5% लोगों की, और सांस संबंधी जो रोगी थे उनकी अभी तक मौत हुई है 4% लोगों की, और हृदय जो रोगी थे वो थे अब तक 4%। तो इतने लोगों की इन बीमारियों की वजह से और कोरोना के कारण जान गई है। इसके बाद है मरीजों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है गृह एकांतवास निगरानी समिति का गठन। हरियाणा में गृह एकांतवास में रखे गए कोरोना संक्रमित अब सीधे चंडीगढ़ पंचकुला में बैठे स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की निगरानी में होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य राजीव अरोड़ा ने सभी जिलों के ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करने के लिए राज्य स्तरीय गृह एकांतवास निगरानी समिति गठित कर दी है। इसके प्रभावी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशक होंगे, जबकि उनका साथ देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा के निर्देशक डॉक्टर BK बंसल को लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 22 जिलों के लिए 4 दैनिक निगरानी सह नोडल अधिकारी भी लगाए हैं। ये रोजगार मिशन निदेशक व डॉक्टर बंसल को रिपोर्ट देंगे। सभी सिविल सर्जन को सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ज़िले की रोज़ाना प्रगति रिपोर्ट शाम 4 बजे तक भेज सकें। अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो उसे नील माना जाएगा। संबंधित जिले के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला नोडल अधिकारी खुद भी जिला स्तरीय निगरानी टीमों से संपर्क स्थापित करने के अलावा गृह एकांतवास में रखे मरीजों से फ़ोन पर बात करेंगे। उनके स्वास्थ्य के बारे में व सेहत में हो रहे सुधार की जानकारी भी ली जाएगी। चारों नोडल अधिकारी इसकी रिपोर्ट मुख्यालय में डॉक्टर अलका गर्ग को भेजेंगे। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट को वह संकलित कर उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। नोडल अधिकारी अपने जिलों का व्हाट्सएप समूह भी बनाएंगे, जिससे जिला स्तरीय निगरानी टीमों के मरीजों के घर जाने की फ़ोटो भी अपलोड की जा सकेंगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि विकास अधिकारियों को कितने रिक्त पदों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की भर्ती करने का फैसला किया है। तो ये क्या है 731 जो पद हैं उनके ऊपर। हरियाणा में करीब 9 साल से कृषि विकास अफसरों की भर्तियां लटकी हुई हैं, जबकि प्रदेश में इन अफसरों की सेवानिवृत्ति के साथ साथ ये पद जो कि रिक्त होते जा रहे हैं। इस वजह से न केवल फील्ड में कृषि योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि इनके रूप में सरकार व किसान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी कमज़ोर हो रही है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने अब रिक्त कृषि विकास अधिकारियों के अधिकृत पदों पर आउटसोर्सिंग पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की भर्ती करने का फैसला लिया है। इन्हें DC रेट पर जो वेतन है वो दिया जाएगा। सुपरवाइजरों का एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। हरियाणा में कृषि विभाग के तहत कृषि विकास अधिकारियों के करीब 1073 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 731 पद रिक्त हैं। इसके बाद है हरियाणा के कितने लाख लोग अब कंट्रोल एरिया के गाँव में लाल डोरा से बाहर बने अपने घर दुकानें नहीं बेच पाएंगे। तो ये नहीं बेच पाएंगे 15 लाख लोग। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद बनाए गए रजिस्ट्री के नए नियमों के चलते अब हरियाणा के करीब 15 लाख लोग नियंत्रित क्षेत्र के गांव में लाल डोरा से बाहर बने अपने घर दुकान नहीं बेच पाएंगे। नए नियमों ने यह अधिकार छीन लिया है। इससे पहले बने हुए मकानों की रजिस्ट्री प्लाटों के लिए निर्धारित कलेक्टर रेट पर हो रही थी। कभी कृषि भूमि को निर्मित मकान दिखाकर रजिस्ट्री की गई थी, तो कभी आबादी के बीच के बड़े आवासीय प्लाट को स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए कृषि भूमि दर्शाया गया था। मगर अब सिस्टम दुरुस्त करने के नाम पर लाखों लोगों को संपत्ति बेचने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया है। सरकार के पुराने नियमों के अनुसार जिन्होंने बिना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 1000 वर्ग गज या इससे अधिक कृषि भूमि खरीदी थी, उनकी खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसी कृषि भूमि के लिए बिना बाधा NOC मिल सकेगी।
कृषि भूमि के मामले में किसी का हिस्सा इससे कम है तो उसे भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, मगर लाल डोरा से बाहर हुए निर्माण के लिए न एनओसी मिलेगी न तहसील से सीधी रजिस्ट्री हो सकेगी। इनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों के दौरान प्रॉपर्टी डीलरों व भू माफिया के चंगुल में फंसकर अनाधिकृत प्लाट भी खरीदे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की हमारा हरियाणा करंट अफेयर की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है और अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस गांव के बेटे को वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ये नियुक्त किया गया है गोहाना के बेटे को। तो चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनरोलमेंट कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 20%, 30%, 50% या फिर 70%। तो आपको हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।